नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म बीएस विद्यापीठ चोपटा पर। उम्मीद है आपकी सीटी की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। एडमिट कार्ड आ चुके हैं, उम्मीद है आपने डाउनलोड भी कर लिए होंगे। ऐसे ही अपनी तैयारी को बढ़ाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आज हम लेकर के आए हैं जितने भी हिंदी के एचएसएससी ने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपकी तैयारी को एक कदम आगे लेकर के जाएंगे, आपकी तैयारी को बूस्ट करने का काम करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, जो जो से भी एग्जाम में आए हैं, आज हम उन सबको कवर करने का काम करेंगे। तो हम एक एक करके उन क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। तो हमारे साथ पहला क्वेश्चन है तत्सम तद्भव से। दधि एक तत्सम शब्द है। तो पहले जानते हैं तत्सम शब्द कौन से होते हैं। तत्सम और तद्भव दो प्रकार के शब्द होते हैं, तत्सम और तद्भव। तत्सम तो जो संस्कृत के शब्द होते हैं। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तो संस्कृत के हमने ऐसे के ऐसे ही हमारी हिंदी भाषा में यूज कर लिए। तद्भव तद्भव जो है तो संस्कृत के शब्द ही है, तो संस्कृत के शब्द ही, लेकिन उनको हमने क्या कर लिया, थोड़ा बहुत चेंज कर लिया। थोड़ा बहुत चेंज करके हमने किस में यूज कर लिया, हिंदी में यूज कर लिया। थोड़ा बहुत चेंज करके हमने किस में, हिंदी में यूज कर लिया। तो तत्सम शब्द वो है जो संस्कृत के शब्द थे, हमने ज्यों के त्यों ही हिंदी के अंदर यूज कर लिए। लेकिन तद्भव शब्द कौन से होते हैं, तो संस्कृत के शब्द थे, लेकिन हमने थोड़ा बहुत चेंज करके किस में, हिंदी में यूज कर लिए। हमारा क्वेश्चन क्या है, दधि एक तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत का शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होगा। तो इसका तद्भव रूप क्या होता है, दधि होता है। दधि को आप दूध मत कर देना, ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। बहुत से लोगों ने इसका दूध ऑप्शन टिक किया था, लेकिन दधि तत्सम का क्या होता है, दही होता है तद्भव। दधि का दधि तत्सम है और इसका तद्भव क्या होगा, दूध होगा। अगले की बात करते हैं हम। राघव सामान बेचेगा, यह वाक्य कर्तृवाच्य में है, इसे कर्म वाच्य में बदलिए। हम वाच्य की बात करते हैं, वाच्य हमारे पास तीन होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। कर्तरी, कर्म और भाव, हमारे पास तीन प्रकार के वाच्य होते हैं, जिसमें कर्तृवाच्य की प्रधानता होती है, मतलब जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है वो कर्तरी होता है। जिसमें कर्म की बात होती है वो कर्म वाच्य होता है। जिसमें इन दोनों की बात न होकर प्रधान कौन रहेगा, भाव रहेगा। जिसमें भाव की बात हो वो भाववाच्य। इसमें जो लगभग नेगेटिव नहीं वाले होते हैं वो किस में होते हैं, भाववाचक में। हमारा क्वेश्चन क्या है, राघव सामान बेचेगा, यह कर्तृवाच्य में है। अब इसमें देखो किसकी बात हो रही है, राघव की बात हो रही है। हमें किसकी बात करवानी है, कर्म की बात करवानी है। तो राघव सामान बेच नहीं पाएगा, तो अभी मैंने क्या बताया, नहीं वाले किस में जाएंगे, ये किस कौन सा हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। राघव सामान बेच सकता है, ये कुछ नहीं बनेगा, इनमें से कोई नहीं भी नहीं आएगा। क्या होगा, राघव द्वारा सामान बेचा जाएगा, राघव द्वारा सामान बेचा जाएगा। हम के द्वारा का यूज करके हम वाक्य को कर्तृवाच्य से किस में ले जाते हैं, कर्म वाच्य में ले जाते हैं। किसका यूज करके, के द्वारा या द्वारा का यूज करके कर्म वाच्य को हम किस में परिवर्तित कर देते हैं, कर्तृवाच्य को हम कर्म वाच्य में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, राघव द्वारा सामान बेचा जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, देखो इसमें जिनकी विशेषता बताई जाती है या विशेषता बताने वाले शब्द, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं वो तो होते हैं विशेषण, लेकिन जिनकी विशेषता बताई जाती है उनको संज्ञा या सर्वनाम होते हैं वो, और उनको दूसरा क्या नाम दिया जाता है, विशेष्य नाम दिया जाता है। दूसरा क्या नाम दिया जाता है, विशेष्य। विशेषण क्या होते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द, और जिनकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होते हैं, विशेष्य होते हैं। जैसे काला आदमी, काला क्या कर रहा है, काला क्या होगा, विशेषण होगा। काला क्या होगा, विशेषण, और आदमी की विशेषता बताई जा रही है,
आदमी कैसा है? काला है। आदमी की विशेषता विशेष्य होता है, वो क्या होता है? विशेष्य। एक और होता है इसमें कौन सा? पर विशेषण। एक और इसमें क्या होता है? पर विशेषण। पर विशेषण क्या होता है? जो इसकी विशेषता बता दे, जो विशेषण की विशेषता बता दे, जो विशेषण की विशेषता बता दे वो पर विशेषण होता है। हमने क्या पढ़ा? विशेष्य जिनकी विशेषता बताई जाती है, विशेषण जो विशेषता बताते हैं, पर विशेषण जो विशेषण की विशेषता बता दे। काला आदमी, आदमी विशेष्य है, काला विशेषण है। बहुत काला आदमी, बहुत क्या हो जाएगा? आदमी की विशेषता बता रहा है या काला होने की विशेषता बता रहा है? तो वह विशेषण की यानी काला होने की विशेषता बता रहा है, तो बहुत क्या हो जाएगा? पर विशेषण हो जाएगा। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बता दे, जैसे तेज दौड़ना, तेज दौड़ना। तो दौड़ना क्या है? क्रिया है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, वह क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। कारक जो संज्ञा है सर्वनाम को क्रिया से जोड़ते हैं। आगे कारक का क्वेश्चन आ गया, बच्चे शेर को देखकर डर गए। तो अब इसमें बात किसकी हो रही है? बच्चे की हो रही है या शेर की हो रही है? देखो, को विभक्ति की बात करें, बच्चे किसको देखकर डर गए? शेर को देखकर डर गए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का की किरारेणी नानेनी अधिकरण में पर संबोधन है। अरे ये सब क्या होते हैं? कारक होते हैं। को विभक्ति किसकी होती है? को विभक्ति को किसकी होती है? कर्म की। कर्ता की क्या होती है? ने विभक्ति होती है। तो क्या इसमें ने है? नहीं। क्या बात किसकी हो रही है? कर्म की। बच्चे शेर को देखकर डर गए। बच्चे किसको देखकर डर गए? शेर को। शेर क्या है? कर्म। तो इसमें कारक भी कौन सा होगा? कर्म। आगे धातु वे हैं जो किसी दूसरे शब्द से न बने हो। देखो धातु कई प्रकार की होती है, लेकिन ये कौन सी धातु की बात कर रहा है? धातु वे है। कौन सी धातु वे है? जो किसी दूसरे शब्द से न बने हो। पहला ऑप्शन है प्रेरणार्थ। प्रेरणार्थ कौन सी होती है? जो खुद काम न करके किसी और से काम करवाए, जैसे चलाना। खुद काम न करके किसी और से काम करवा रहा है, प्रेरणार्थक धातु हो जाएगी। यौगिक जो दो या दो से ज्यादा धातुओं से मिलकर बनी हो। मूल धातु क्या होती है? जो किसी अन्य धातु से नहीं बनी होती। धातु वे हैं जो किसी दूसरे शब्द से न बने हो। मूल, जैसे बैठना, जैसे क्या है? बैठना। इसमें मूल धातु क्या है? बैठ प्लस में ना। बैठ क्या है? मूल धातु। इसमें ना प्रत्यय जोड़कर हमने किसका निर्माण किया है? क्रिया का निर्माण किया है। तो मूल धातु वे है जो किसी दूसरे शब्द से न बने हो। आगे बात करते हैं निडर। आगे बात करते हैं निडर। निडर में समास। निडर कौन सी समास का उदाहरण है? तो अगर हम बात नी और डर, नी क्या है? उपसर्ग है। नी क्या है? उपसर्ग। जिसमें पहला पद उपसर्ग आ जाए, पहला पद प्रधान हो, कौन सा होता है? अव्यय भाव। अव्यय भाव में क्या होता है? एक पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। तत्पुरुष की बात करें, जिसमें क्या हो? कारक विभक्ति। कारक क्या हो? जिसमें लोप हो, जिसमें गायब हो। जैसे राजपुत्र, जैसे राजपुत्र, इसका क्या होगा? राजा का पुत्र। तो इसमें का लोप था। का मतलब कारक का लोप था। जिसमें कारक का लोप हो वो तत्पुरुष। द्विगु में देखो, द्वि प्लस गु, जिसमें क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद क्या होता है? संख्यावाची। जैसे चौराहा, पहला पद संख्यावाची है, और जिसमें प्रधान कौन सा होता है? दूसरा पद। चार राहों का समूह। शब्द क्या है? निडर। नी प्लस में डर, उपसर्ग आ गया। उपसर्ग आ गया, कौन सा हो जाएगा? अव्यय भाव हो जाएगा। आगे काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व क्या चमत्कार होते हैं? क्या उनको कविता बोलते हैं या उनको अलंकार बोलते हैं? जो काव्य का सौंदर्य बढ़ाते हैं वो अलंकार होते हैं। काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले कौन से होते हैं? अलंकार। अलंकार के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कुल भेद पूछे तो तीन होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। आगे कौन सा है? समास से बनने वाले नए शब्द। समाज से नए बनने वाले नए शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे
समस्त पद या उनका दूसरा नाम क्या होता है? सामसिक पद, या उनका दूसरा नाम क्या होता है? सामसिक। इसमें पद कितने होते हैं? टोटल 2 पद होते हैं, पूर्व और उत्तर पद। पूर्व और उत्तर पद। पूर्व मतलब पहला पद, पूर्व मतलब पहला, उत्तर मतलब दूसरा। जैसे हमने पढ़ा राजपुत्र, तो एक पद तो राज हो गया, दूसरा पुत्र। देखो समस्त पद या सामसिक पद होते क्या है? समास क्या होता है? समास संक्षिप्त रूप होता है। किन्हीं भी 2 या 4 शब्दों को हम छोटे रूप में लिख देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। समस्त पद क्या होता है? जिन 2 या 4 शब्दों को हम एक शब्द में लिखते हैं, वही हमारा क्या है? समस्त या सामसिक पद। जैसे था राजा का पुत्र, राजा का पुत्र को हमने क्या लिख दिया? राजपुत्र। तो राजपुत्र क्या है? समस्त पद या सामसिक पद। राज क्या हो जाएगा इसमें? पहला पद यानी पूर्व पद हो जाएगा। पुत्र इसमें क्या हो जाएगा? उत्तर पद यानी दूसरा पद हो जाएगा। आगे बात करते हैं, जो क्रियाएं कर्ता द्वारा स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करने का बोध कराती है। जो अन्य व्यक्ति को कार्य करने के लिए, देखो यह होती है प्रेरणार्थ क्रिया। कौन सी होती है? प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक के अंदर क्या होता है? व्यक्ति खुद काम नहीं करता, व्यक्ति खुद काम नहीं करता, किसी और से कार्य करवाता है। व्यक्ति खुद काम न करके किसी और से कार्य करवाता है, वो कौन सी होती है? प्रेरणार्थक। जैसे सिद्धि ने नवीन से पोछा लगवाया, सिद्धि ने नवीन से पोछा लगवाया। सिद्धि खुद काम न करके किससे काम करवा रही है? नवीन से। तो इसमें क्रिया कौन सी होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। क्रिया कौन सी होगी? प्रेरणार्थक। आगे बात करें, स्वर से स्वर का मेल होने पर, स्वर से स्वर का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे कौन सी संधि कहते हैं? वो देखो, स्वर से अगर स्वर प्लस में क्या जाए? स्वर, तो संधि कौन सी होगी? स्वर संधि। संधि कौन सी होगी? स्वर संधि। पहले देखो संधि होती क्या है? 2 वर्णों को जब हम मिलाते हैं तो उनसे एक नया वर्ण या उसमें उन दोनों में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आगे स्वर संधि के भेद पूछे तो 5 होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और एक होती है अयादी संधि। 5वीं कौन सी होती है? अयादी। संधि के भेद पूछे 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर में जो स्वर से स्वर का मेल होता है, व्यंजन में स्वर प्लस व्यंजन आ सकता है, व्यंजन प्लस स्वर आ सकता है, व्यंजन प्लस व्यंजन आ सकता है। विसर्ग में विसर्ग प्लस स्वर आ सकता है, विसर्ग प्लस में व्यंजन आ सकता है। लेकिन स्वर और स्वर सिर्फ किस में आता है? स्वर संधि में। वृद्धि ये किसका भेद होती है? स्वर संधि का। दीर्घ संधि ये भी किसका भेद होती है? स्वर संधि का। संधि के भेद कितने? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद? 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। व्यंजन और विसर्ग संधि का, व्यंजन और विसर्ग संधि का कोई भेद नहीं होता। इनके क्या होते हैं? नियम होते हैं। इनके क्या होते हैं? कुछ नियम होते हैं। तो स्वर से स्वर का मेल होने पर स्वर संधि। आगे बात करते हैं, राधा गाती है और मीरा नाचती है। यह कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य में बदलिए। इसे कौन से वाक्य में बदलना है? मिश्र वाक्य में। देखो वाक्य अपने पास होते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र या आश्रित वाक्य। मिश्र या आश्रित वाक्य। सरल में क्या होता है? सरल वाक्य भी होते हैं जिसमें एक उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है। देखो अब समझते हैं उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य का मतलब जिसके बारे में वाक्य में जिसके बारे में बात की गई हो। राम खेलता है, किसके बारे में बात की गई है? राम के बारे में। राम हमारा क्या हो जाएगा? उद्देश्य। बाकी जो भी बच जाता है वो क्या होता है? विधेय। जैसे राम खेलता है, राम किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में। कौन खेल रहा है? राम खेल रहा है। राम के बारे में बात हो रही है,
राम उद्देश्य हो जाएगा। उसके बाद में क्या बचेगा, खेलता है। तो जो भी जिसके बारे में बात हो रही है उसको छोड़कर, यानी उद्देश्य, उद्देश्य को छोड़कर वाक्य में जो भी कुछ भी बच जाता है वो क्या होता है, विधेय होता है। वो क्या होता है, विधेय होता है। उद्देश्य विधेय, जिसके बारे में बात हो उद्देश्य, उसको छोड़कर क्या हो जाते हैं, सभी विधेय। आगे बात करते हैं सरल वाक्य, जिसमें एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया, राम खेलता है, राम खेलता है। राम क्या है, उद्देश्य है। बाकी बच गया वो विधेय है। तो जिसमें एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, वो सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, संयुक्त वाक्य में दो या दो से ज्यादा सरल वाक्य जुड़े होते हैं। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सरल वाक्य जुड़े होते हैं। जैसे हमें इसमें दे रखा है, राधा गाती है और मीरा नाचती है। राधा की बात करें, राधा क्या है हमारा, किसके बारे में बात हो रही है, राधा के बारे में। तो राधा हमारा क्या हो जाएगा, उद्देश्य। जो भी बच गया वो क्या है, विधेय। जो बच गया वो विधेय। और मीरा नाचती है, मीरा उद्देश्य, नाचती है विधेय। नाचती है क्या हो जाएगा, विधेय। जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय हो वो सरल वाक्य। ये इतना क्या है, सरल वाक्य है। लेकिन दो सरल वाक्यों को हम जोड़ते हैं, दो या दो से ज्यादा सरल वाक्यों को हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, संयुक्त वाक्य बनता है। कौन सा वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो इसमें देखोगे एक वाक्य ये रहा सरल, दूसरा वाक्य ये रहा, इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है। और जब दो या दो से ज्यादा सरल वाक्य जुड़े हो, वाक्य कौन सा होता है, संयुक्त वाक्य। तीसरा वाक्य होता है हमारा मिश्र या, तीसरा वाक्य होता है हमारा मिश्र या आश्रित वाक्य। ये कौन सा वाक्य है, आश्रित का मतलब क्या होता है, किसी पे डिपेंड होना, किसी पे आश्रित होना। जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर, जब एक वाक्य किसी अन्य दूसरे वाक्य पर क्या हो, डिपेंड हो, क्या हो, आश्रित हो, तो उसमें कौन सा होगा, मिश्र या आश्रित वाक्य। कौन सा होगा, मिश्र या आश्रित वाक्य। तो हमें क्या करना है, इस संयुक्त वाक्य को मिश्र या आश्रित वाक्य में कन्वर्ट करना है। तो राधा से गाया जाता है और मीरा से नाचा जाता है। तो इसमें देखेंगे तो ये और शब्द से जुड़ गए, एक सरल वाक्य दूसरा सरल वाक्य। जिसमें दो या दो से ज्यादा सरल वाक्य आ जाए वो संयुक्त वाक्य होता है, ये भी नहीं होगा। जब राधा गाती है तो मीरा नाचती रहती है, यह भी नहीं होगा। जब राधा गाती है तब मीरा नाचती है। तो देखो, जब राधा गाती है, राधा गाएगी तभी क्या होगी, मीरा नाचेगी। तो ये मीरा का नाचना किस पर डिपेंड कर रहा है, राधा के गाने पर। मीरा का नाचना किस पर डिपेंड कर रहा है, राधा के गाने पर। जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड करे वो क्या होता है, आश्रित या मिश्र वाक्य। आश्रित या मिश्र वाक्य। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राधा गाती है मीरा नाचती है संयुक्त वाक्य है, इसे मिश्र वाक्य में बदलना है। तो जब राधा गाती है तब मीरा नाचती है। तो राधा का गाना और मीरा का नाचना एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं, पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं। भूतकाल मतलब बीता हुआ समय, भूतकाल मतलब बीता हुआ समय। पूर्ण, पूर्ण का मतलब होता है जो खत्म हो गया, पूर्ण हो गया, जो कंप्लीट हो गया। क्रिया के जिस रूप से बहुत समय पहले किसी कार्य के होने का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में किसी कार्य होने में संदेह हो। तो भूतकाल में कभी संदेह नहीं होता, भूतकाल में कभी संदेह नहीं होता, संभावना नहीं होती। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध हो, ये भी नहीं होगा। इसमें क्या होगा, क्रिया के जिस रूप से बहुत समय। देखो भूतकाल पूर्ण भूतकाल और एक होता है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण में तो काम खत्म नहीं होगा। जैसे वह खेल रहा था, वह खेल रहा था, बात कौन से काल की है, भूतकाल की। तो काम अभी भी चल रहा था, रहे थे, रही थी, ये किस में आते हैं, अपूर्ण में। तो अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से कोई भी काम क्या हो जाए, दिए हुए समय से पहले हो जाए, बहुत पहले हो जाए, या जिस रूप से बहुत समय पहले काम क्या हो जाए, दिए हुए समय से बहुत पहले हो जाए, उसमें कौन सा होता है हमारा, पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण की बात करें तो जिसमें काम खत्म नहीं होता, अपूर्ण में जिसमें काम खत्म नहीं होता।
एक होता है आसन भूतकाल, आसन में बहुत नजदीक का समय होता है, जैसे वह खेल रहा है, यह तो किस में जाएगा, वह खेल रहा है, यह जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल में। आगे बात करें, वह शास्त्र जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है या भाषा को स्थायी एवं मानक रूप प्रदान करता है। इसमें ऑप्शन है संकलन, मतलब किसी चीजों को मिलाना, इतिहास जो पुरानी बातों का संकलन है, जो पुरानी बातों को जोड़ के रखता है हमारे साथ, व्याकरण, भाषा के बारे में कौन बात करता है, व्याकरण। व्याकरण क्या है, ऐसा शास्त्र है जो किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है, किसी भाषा को हमें शुद्ध रूप से कैसे बोलना है और पढ़ना है, किसी भाषा को कैसे लिखना है, बोलना है और पढ़ना है, यह हमें कौन बोध करवाता है, व्याकरण। कौन बोध करवाता है, व्याकरण। आगे बात करते हैं, अग्नि, जल, कोकिल और सूर्य शब्द के उदाहरण। तो क्या ये तत्सम है, क्या ये यौगिक है, क्या ये अविकारी है। तो हमने बात की थी तत्सम और तद्भव की। पहला ही प्रश्न था दधि एक तत्सम है, उसका तद्भव बताइए। तो दधि का तद्भव हमने क्या बताया था, दही बताया था। तत्सम का ये सभी शब्द, ये सभी शब्द कौन सी भाषा के शब्द हैं, संस्कृत भाषा के शब्द हैं, और इनको हम ज्यों के त्यों ही किस में यूज कर लेते हैं, हिंदी में, बिना कुछ परिवर्तन के। जो शब्द बिना कोई परिवर्तन के हिंदी में यूज हो जाते हैं वो कौन से होते हैं, तत्सम। यौगिक कौन से होते हैं, यौगिक कौन से होते हैं, जो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बने हो। रूढ़ कौन से होते हैं, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, जैसे मकान। तो क्या हम मकान को तोड़ सकते हैं, क्या हम मकान को मैं प्लस में कान कर सकते हैं या मका प्लस में न कर सकते हैं, तो इसको तोड़ नहीं सकते, तो ये रूढ़ शब्द है। क्या हम पुत्र शब्द को तोड़ सकते हैं, क्या हम सु शब्द को तोड़ सकते हैं, तो ये सब कौन से हो जाएंगे, रूढ़ शब्द। जब दो रूढ़ शब्दों को मिला लेते हैं तो कौन सा बनता है, यौगिक। जैसे सु और पुत्र को मिला लिया, सु प्लस में पुत्र, क्या बन गया हमारे पास, सुपुत्र। तो क्या हम इसको तोड़ सकते हैं, क्या हम इसको तोड़ सकते हैं, तो इसको सु मतलब अच्छा और पुत्र मतलब बेटा, तो हम इसको तोड़ सकते हैं। जिनको तोड़ सकते हैं वो यौगिक, जिनको तोड़ नहीं सकते वो रूढ़। अविकारी, जो लिंग वचन काल कारक के आधार पर परिवर्तित ना हो वो अविकारी होते हैं। तो क्या ये अविकारी शब्द है, क्या ये यौगिक शब्द है, तो इनको तोड़ा नहीं जा सकता, तो ये रूढ़ शब्द है। लेकिन रूढ़ शब्द ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में क्या है, तत्सम। तत्सम मतलब संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में बिना परिवर्तन के ज्यों के त्यों ही हमने हिंदी के अंदर यूज कर लिए। तो अग्नि, जल, कोकिल और सूर्य कौन से शब्दों के उदाहरण है, तत्सम शब्दों के। आगे बात करते हैं, आमरण, आजन्म, आजीवन आदि में खालिस्तान उपसर्ग है, ये कौन सी भाषा का उपसर्ग है, ये पूछ रहा है। क्या ये उर्दू का है, तो उर्दू का नहीं है। अब बात फंसेगी किसमें, हिंदी और संस्कृत में। बात किसमें फंसेगी, हिंदी और संस्कृत में। तो हिंदी में आ नामक कोई उपसर्ग नहीं होता, हिंदी में ऐसे आ से रिलेटेड कोई उपसर्ग नहीं होता। तो फिर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, संस्कृत। एक और पूछता है, जैसे स्वागत है और सुविचार है, स्वागत है और सुविचार है, इनमें पूछेगा उपसर्ग कौन सा है, इनमें पूछेगा उपसर्ग कौन सा है। तो हिंदी का उपसर्ग होता है वो कभी भी छिपा हुआ नहीं रह सकता, हिंदी का उपसर्ग कभी भी छिपा हुआ नहीं रह सकता। जैसे इसमें उपसर्ग देखेंगे हम, क्या है, सु प्लस में आगत, सु प्लस में आगत, इसमें सु प्लस में अब इसमें देखोगे सु इसमें भी है और इसमें भी हमें दिख रहा है, लेकिन इसमें सु है, इसमें सु उपसर्ग है, लेकिन क्या हमें यहाँ सु दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, आधा सह दिख रहा है। तो हिंदी में कभी भी उपसर्ग छिपा हुआ नहीं रह सकता। तो क्या ये सु उपसर्ग हिंदी का उपसर्ग है, क्या हमें ये दिखाई दे रहा है, ये हमें दिखाई नहीं दे रहा, मतलब ये क्या है, छिपा हुआ है। तो हिंदी में कभी भी छिपा हुआ उपसर्ग नहीं होता। तो ये उपसर्ग कौन सी भाषा का है, संस्कृत भाषा का है। ये कौन सी भाषा का है, संस्कृत भाषा का है। तो आमरण, आजन्म, आजीवन, आ कौन सी भाषा का उपसर्ग होता है, संस्कृत भाषा का उपसर्ग होता है। आगे बात करते हैं, तुम मन लगाकर पढ़ते तो, तुम मन लगाकर पढ़ते तो से पास हो जाते। अगर तुम मन लगाकर पढ़ते
तो अवश्य पास हो जाते, अगर तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य सफल हो जाते। ये वाक्य कौन से भूतकाल का उदाहरण है? प्रीवियस की बात है, पिछले समय की बात है तो भूतकाल होगा, लेकिन कौन सा होगा? पूर्ण, जिसमें काम कंप्लीट हो जाए, जिसमें क्या हो जाए? काम कंप्लीट हो जाए। अपूर्ण, जिसमें काम कंप्लीट न हो। हेतु हेतु मद कौन सा होता है? जिसमें दो उपवाक्य क्या हो? एक दूसरे पर आश्रित हो, एक दूसरे से जुड़े हुए हो। तो इसमें देखो, अगर तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते। तो इसका पास होना डिपेंड किस पर कर रहा है? आश्रित किस पर है? मन लगाकर पढ़ने से। मन लगाकर पढ़ने से, तो जिसमें क्या हो? दो उपवाक्य एक दूसरे पर क्या हो? आश्रित हो। आश्रित हो वो कौन सा होता है? हेतु हेतु मद होता है। अगर भूतकाल की बात है तो कौन सा होगा? भूतकाल हो जाएगा। अगला कौन सा है? उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को खालिस्तान कहते हैं। जो क्या, एक शब्द का अगर हमें उल्टा, जैसे अच्छा, अच्छा का उल्टा क्या होता है? बुरा। तो अच्छा का उल्टा ना कहकर हम क्या कह सकते हैं? अच्छा का विलोम। मतलब उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विलोम। सेम अर्थ देने वालों को क्या कहते हैं? पर्यायवाची। सेम को क्या बोलते हैं? पर्यायवाची। उल्टा अर्थ देने वाले विलोम, पर्यायवाची। समान अर्थ वाले समानार्थी भी बोलते हैं उनको। तद्भव कौन से होते हैं? संस्कृत भाषा के वो शब्द जो हिंदी में हमने कुछ न कुछ परिवर्तन करके क्या कर लिए? ऐड कर लिए। कुछ न कुछ परिवर्तन करके हमने क्या कर लिए? ऐड कर लिए। जैसे खीर, खीर हमने किससे बना लिया? शीर से। शीर क्या है? एक तत्सम शब्द है, इसको हमने क्या बना लिया? खीर। तो एक संस्कृत के शब्द को हमने चेंज कर लिया, चेंज करके क्या बना लिया? तद्भव बना लिया। विकारी, जो लिंग वचन काल कारक, जो क्या हो जाए? लिंग वचन काल और कारक के आधार पर क्या हो जाए? परिवर्तित हो जाए। अविकारी, जो इनके आधार पर परिवर्तित ना हो। विकारी, जो हो जाए। तत्सम, संस्कृत भाषा के शब्द जो हमने हिंदी में जो के त्यों यूज कर लिए। आगे बात करते हैं पूर्वकालिक कृदंत अव्यय। पूर्वकालिक कृदंत अव्यय किसे कहते हैं? यह अव्यय का रूप तत्कालीन कृदंत अव्यय के समान ता को ते आदेश करने से बनता है। यह अव्यय भूतकालीन कृदंत विशेषण के अंत्य आ को ए आदेश करने के लिए बनता है, या यह अव्यय धातु के रूप में रहता है, धातु के अंत में के या कर के जोड़ने से बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। देखो करदंत का मतलब क्या होता है? अगर करदंत क्रिया हमसे पूछता है, करदंत का मुख्य तो यही होता है, कोई भी क्रिया है जैसे चलना, इसके अंत में क्या है? ना है। इसके अंत में क्या है? ना है। तो जिसमें भी ये ना न जुड़ा हो वह क्या होता है? करदंत। वह क्या होता है? करदंत होता है। जैसे चलाना, चलाना में क्या जुड़ा है? ना नहीं जुड़ा। चलाना में क्या जुड़ा है? अना जुड़ा है। चलाना में क्या है? अना जुड़ा है। तो यह अव्यय धातु के रूप में रहता है या धातु के अंत में के कर या कर के जोड़ने से बनता है। जैसे चल कर, चल कर या चल करके, इसमें कौन सा होता है? देखो कै कर करके के, इनमें क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? कैसे के कर करके और कैसे ही क्या? करदंत। कौन से करदंत? पूर्वकालिक करदंत। कौन से करदंत? पूर्वकालिक करदंत। कारक कितने प्रकार के होते हैं? ये हमने पिछली से पिछली वीडियो में पढ़ा ही था। कारक को विभक्ति बोलते हैं, प्रसरक बोलते हैं। और ये कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। कर्ता, कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण से के द्वारा अपादान से अलग संप्रदान के लिए एक, तीन, चार और 5 संबंध का के की रा रे री ना ने नी, संबंध छठा हो जाएगा।
संबंध, संबंध के बाद अधिकरण, अधिकरण में पर जो क्या बता दे, स्थान बता दे। आठवां हो जाएगा संबोधन, जो किसी को क्या करे, संबोधित करे। तो कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। आगे बात करते हैं, विशेषण के जिस रूप से दो या दो से अधिक वस्तुओं में किसी एक के गुण की अधिकता व न्यूनता सूचित होती है, वो उसे खालिस्तान कहते हैं। देखो विशेषण, ये अवस्था पर, विशेषण की अवस्था, हमने विशेषण टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने विशेषण की अवस्थाएं पढ़ी थी। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। कौन सी, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूल अवस्था में क्या होता है, किसी के बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं होता, कोई भी तुलना नहीं होती है, कोई भी क्या नहीं होती है, तुलना नहीं होती है। जब दो के बीच में तुलना हो जाए तो वो उत्तरावस्था होती है, और जब सभी के बीच में, सभी मतलब दो से ज्यादा के बीच में क्या हो जाए, तुलना हो जाए, वो कौन सी हो जाती है, उत्तमावस्था हो जाती है। जैसे नीम कड़वा है, नीम कड़वा है, तो क्या किसी के बीच में तुलना है, किसी के बीच में तुलना नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, मूलावस्था। नीम करेले से कड़वा है, नीम करेले से, अब दो के बीच में तुलना हो गई, नीम और करेले के बीच में, तो क्या हो जाएगी, उत्तरावस्था। नीम सभी से कड़वा है, नीम सभी से कड़वा है, अब सबके बीच में तुलना हो गई, तो कौन सा हो जाएगा, उत्तमा। से ज्यादा में तुलना हो जाए, दो के लिए तुलना हो, उत्तरावस्था, कोई भी तुलना ना हो, मूलावस्था, दो से ज्यादा में तुलना हो जाए तो उत्तमावस्था। वे क्रियाएं, क्रिया से प्रश्न है, वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में बनाई जाती हैं, उन्हें खालिस्तान, तो वो कौन सी होती है, नाम धातु होती है। कौन सी क्रिया होती है, नाम धातु क्रिया होती है। नाम धातु क्रियाएं वे होती है जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनाई जाती है। जैसे बात, बात क्या है, संज्ञा है, बात से क्या बन गया, बतियाना। शर्म संज्ञा है, तो शर्म से क्या बन गया, शर्माना। संज्ञा है, लाभ से क्या बन गया, लज्जाना। तो ये सब क्या है, ये सब क्रियाएं हैं, ये सब क्या है, संज्ञा है। तो जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनाई जाती है वो नाम धातु होती है। सामान्य क्रिया जिनमें क्रियापद एक हो, जैसे बबीता, बबीता गई, तो इसमें क्रियापद देखोगे एक ही क्रिया है इसमें, जिसमें एक क्रिया हो वो सामान्य। संयुक्त जिसमें दो या दो से ज्यादा हो, उसने मार मारी, ये सब क्या है, संयुक्त के उदाहरण है। खालिस्तान शब्द ऐसे शब्द हैं जिनमें एक ही शब्द का दो बार प्रयोग होता है। ऐसे शब्द, एक ही शब्द को कितनी बार प्रयोग किया जाता है, 2 बार। जैसे गांव गांव, गांव गांव, शहर शहर, गांव गांव, शहर शहर, इनमें एक ही शब्द का कितनी बार प्रयोग है, 2 बार। तो ये कौन से होते हैं, पुनरुक्त। कौन से होते हैं, पुनरुक्त, जिनकी क्या हो, इनकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति, और पुनरावृत्ति से क्या बना है, पुनरुक्त। समानार्थी, समान अर्थ देने वाले, समानार्थी, समान अर्थ देने वाले। जनना, भूलना, खोना आदि कुछ सहकर्मक क्रियाएं हैं। बहुधा ये किसमें नहीं आती, कौन से वाच्य में नहीं आती। जनना, भूलना, खोना आदि कुछ सहकर्मक क्रियाएं हैं जो खालिस्तान वाच्य में नहीं आती है। जानना, भूलना और खोना, ये सब कौन सी हैं, कुछ सहकर्मक क्रियाएं हैं जो किस में काउंट नहीं होती है, कर्म वाच्य में काउंट नहीं होती है। देखो कर्म वाच्य है जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, लेकिन कर्म मतलब सहकर्मक क्रिया, कर्म की प्रधानता है तो हमें कर्म आवश्यक है। कर्म क्या है, आवश्यक है। तो जिसमें कर्म आवश्यक है तो कर्म किस में होता है, सहकर्मक में। लेकिन ये कुछ ऐसी क्रियाएं होती है, कुछ ऐसी सहकर्मक क्रियाएं हैं जो कौन से वाच्य में नहीं आती, कर्म वाच्य में नहीं आती। जो किस में नहीं आती, कर्म वाच्य में। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है,
तो बोलने वाला क्या होता है? वक्ता होता है। सुनने वाला क्या होता है? श्रोता होता है। और एक होता है जिसके बारे में बात की जाती है, वो अन्य होता है। अगर वक्ता अपनी बात करता है तो वो जाता है उत्तम पुरुषवाचक, श्रोता की बात करता है मध्यम पुरुषवाचक, अन्य की बात करता है अन्य पुरुषवाचक। तो यह क्या बोल रहा है? जिसमें बोलने वाला बात किसके लिए कर रहा है? सुनने वाले के लिए। तो सुनने वाले के लिए मतलब श्रोता की बात हो रही है। श्रोता की बात किस में होती है? मध्यम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्यम। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो इसमें देखोगे च च च, तो च च बार बार आवर्ती हो रही है च की। तो आवर्ती किस में होती है? अनुप्रास में। आवर्ती किस में होती है? अनुप्रास में। वे क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम आदि से बनती हैं, ये तो वापस रिपीट हो गए, हमने ये तो पढ़ लिए। सर्वनाम के कारक रूप केवल 7 ही होते हैं। सर्वनाम के कारक रूप केवल कितने होते हैं? 7 ही होते हैं। कौन सा कारक रूप नहीं होता? हमने कारक कितने पढ़े थे? कारक हमने पढ़े कितने? 8। लेकिन सर्वनाम या संज्ञा के आधार पर सिर्फ कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। कई बार इनको 6 मान लिया जाता है, कई बार 7 मान लिया जाता है। तो कौन सा नहीं होता? संबोधन नहीं होता। कौन सा नहीं होता? संबोधन नहीं होता। नेताजी भाषण दे रहे हैं और लोग ध्यान से सुन रहे हैं। नेताजी भाषण दे रहे हैं और लोग ध्यान से सुन रहे हैं। कौन से वाक्य का उदाहरण है? कौन सा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। संयुक्त क्यों हो जाएगा? क्योंकि संयुक्त में क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा क्या होते हैं? सरल वाक्य। तो ये भी सरल वाक्य है, ये भी सरल वाक्य है। किससे जुड़े हुए हैं? और से। संयुक्त वाक्य की एक निशानी क्या होती है? पहचान क्या होती है? जिसमें और, तथा, अथवा ये योजक शब्द जुड़े होते हैं। ये क्या होते हैं? योजक शब्द। योजक शब्द किस में जुड़ते हैं? संयुक्त वाक्य में। हस्त का तद्भव। हस्त क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है, यानी तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? हाथ हो जाएगा। हाथ को संस्कृत में क्या बोलते हैं? हस्त बोलते हैं। इस विराम चिन्ह को खालिस्तान कहते हैं। तो ये विराम चिन्ह है, इसको क्या बोलेंगे? अल्प विराम। अल्प विराम जो थोड़े से विराम के लिए, थोड़े से ठहराव के लिए यूज किया जाता है, ये होता है अर्ध विराम। इसको क्या बोलते हैं? अर्ध विराम। ये होता है अर्ध विराम। पूर्ण विराम जो ये दे रखा है, जो वाक्य की समाप्ति पर हो। वाक्य की समाप्ति पर कौन सा होता है? पूर्ण विराम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम होते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं सर्वनाम। क्रिया जो किसी काम करना या होना दर्शाते हैं। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण। जो संज्ञा के स्थान पर आए वो सर्वनाम। और जो किसी काम का होना या करना दर्शाते हैं वो क्रिया होते हैं। 14 सितंबर देश को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। तो हिंदी को राजभाषा कब? 14 सितंबर 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को क्या कर दिया गया था? राजभाषा घोषित कर दिया गया था। आगे क्या है? पाला पढ़ना। पाला पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? पाला पढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? वास्ता पढ़ना। क्या हो जाएगा? वास्ता पढ़ना। क्या इसका अर्थ सुरक्षित रहना, सहारा देना? अर्थ क्या होता है इसका? वास्ता पढ़ना। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द उत्तम अवस्था का उदाहरण है? हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी, उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूला में कोई कंपैरिजन नहीं होता। अच्छा, अधिक अच्छा, 2 में कंपैरिजन, उत्तमावस्था, ये मूलावस्था, ये उत्तरावस्था, और सबसे अच्छा, सबके बीच में तुलना हो गई तो क्या हो जाएगा? उत्तमावस्था हो जाएगा। उपसर्ग सदैव खालिस्तान में जुड़ते हैं। तो उपसर्ग सदैव कहाँ जुड़ते हैं? प्रारंभ में। 2 शब्द होते हैं हमारे पास, उपसर्ग और प्रत्यय शब्द। उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग जो शब्द के प्रारंभ में, जो शब्द के शुरुआत में जुड़ते हैं। प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। प्रत्यय अंत में, उपसर्ग शुरुआत में। खल का विलोम शब्द। खल का विलोम शब्द क्या होता है? जन होता है। खरा, खरा का विलोम शब्द
अगला कौन सा है, जहां किसी वस्तु या बात का बहुत बढ़ा चढ़ाकर, किसी वस्तु या बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर, ये कौन सा होता है, अतिशयोक्ति। अन्योक्ति में क्या होता है, कोई बात बार बार रिपीट की जाती है, जिसमें बार बार आवृत्ति हो, पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति में अन्योक्ति होता है। हाथी खालिस्तान है, हाथी की ध्वनि पहचाननी है इसमें, तो हाथी क्या करता है, चिंघाड़ता है, हाथी क्या करता है, चिंघाड़ता है। मनः प्लस में विज्ञान, ये क्या बन जाता है, मनोविज्ञान। ये इसमें देखो, ये क्या आ गया, विसर्ग, ये क्या आ गया, विसर्ग। विसर्ग के बाद में कोई स्वर आ जाता है, विसर्ग के बाद में कोई स्वर आ जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओ में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओ में। तो मनः प्लस में विज्ञान क्या बन गया, मनोविज्ञान। जो किसकी वजह से आया, विसर्ग की वजह से परिवर्तन हुआ, तो संधि भी कौन सी होगी, विसर्ग संधि। स्वर में क्या होता है, स्वर जुड़ते हैं तो परिवर्तन आता है। दीर्घ में क्या होता है, दीर्घ में जब अपने ही परिवार के लोग, जैसे ए, आ, ई, उ, री, ये सब क्या करते हैं, आपस में मिलकर अपने परिवार को बड़ा करते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान हो, कर्म वाच्य जिसमें कर्म प्रधान हो, और भाव वाच्य जिसमें दोनों ही प्रधान में हो। तरणी शब्द का सही अर्थ, तरणी हम किसको बोलते हैं, सूरज को, सूर्य को, रवि को, किसको बोलते हैं, सूर्य को बोलते हैं। अनेकार्थी शब्द, जिस शब्द के क्या हो, एक से अधिक अर्थ हो, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। उल्टा अर्थ देने वाले विलोम शब्द होते हैं। समानार्थ देने वाले समानार्थी होते हैं। अनेकार्थी जो एक से अधिक अर्थ दे। खालिस्तान में सर्वनामों की संख्या सबसे अधिक है। खालिस्तान में सर्वनामों की, ये ग्रंथ की बात कर रहा है। सुगम हिंदी, भाषा प्रभाकर और हिंदी बाल बोध। हिंदी बाल बोध में 17 है, भाषा प्रभाकर में 7, सुगम हिंदी में 11 है। तो सबसे ज्यादा किसमें है, हिंदी बाल बोध में है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, शब्द लिंग, वचन, पुरुष और खालिस्तान के आधार पर रूप बदलते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये शब्द कौन से शब्द होते हैं, ये शब्द विकारी शब्द होते हैं। विकारी, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, यानी जो किसके आधार पर परिवर्तन करेंगे, लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर। लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर। तो इसमें काल नहीं दे रखा, क्या हो जाएगा, काल हो जाएगा। वन प्लस में उत्सव, क्या बन गया, वनोत्सव। कौन सी संधि का उदाहरण है, तो ये स्वर संधि में से पूछ रहा है। तो इसमें देखोगे ए प्लस में उ बनकर के क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं। तो वन प्लस में उत्सव क्या हो जाएगा, वनोत्सव। ये पूछ रहे कौन सी संधि का उदाहरण है। तो देखो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अगर हम स्वर संधि की बात करें, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ए और आ एक ग्रुप में, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये एक ग्रुप में रहते हैं। इसमें री भी आ जाता है, इसमें री भी आ जाता है। और जो बच गए वो तीसरे ग्रुप में, जो बच गए वो तीसरे ग्रुप में। अब इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। पहला क्या होता है, पहली हमारी संधि होती है दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब बड़ा, ये ए और ए मिलेंगे। दीर्घ संधि में क्या होता है, ए प्लस ए, यानी ए और ए मिलकर क्या बनाएंगे, अपने परिवार को बड़ा बनाएंगे। ए और ए मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा। जैसे ए प्लस में आ मिल गया, ए और ए मिल गया, आ प्लस में आ हो गया, आ प्लस में आ हो गया। तो ये सब क्या बनाएंगे, बड़ा, मतलब आ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बड़ा आ। तो ये कौन सी संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि का। और क्या होता है दीर्घ संधि में, बी प्लस बी होता है। और क्या होता है, बी प्लस में बी। तो ये छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई बनाएंगे, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनाएगा, और री मिलकर के री बनाएगा। दीर्घ संधि कभी भी सी प्लस सी में नहीं होती, ये सिर्फ क्या होती है, ए प्लस ए, बी प्लस बी में होती है। इनमें क्या आएगा, इनमें क्या आएगा, बड़ी ई और बड़ा ऊ और क्या आ जाएगा, री आ जाएगा। तो ये सब किस में आते हैं, दीर्घ संधि में आते हैं। तो क्या इसमें क्या है,
ओ है, इसमें क्या है ओ, क्या इसमें ओ है? नहीं, इसमें ओ नहीं है, इसमें ओ नहीं है, तो ये दीर्घ संधि भी नहीं हो सकती। आगे बात करते हैं ए आ। आगे संधि आती है गुण संधि। गुण संधि क्या करती है? ये हमारा पहला ग्रुप था, ये हमारा दूसरा ग्रुप था। ये पहला ग्रुप किससे मिलता है? इससे मिलता है, पहला ग्रुप इससे। जब ए या आ में से कोई छोटे ई या बड़ी ई से मिलता है तो छोटे ए का निर्माण होता है। ए या आ में से कोई छोटा ऊ और बड़ा ऊ में मिलता है तो किसका निर्माण होता है? ओ का निर्माण होता है। और जब ए या आ में से कोई किस में मिलता है? री में, तो किसका निर्माण होता है? अर का निर्माण होता है। किसका? अर का। अब इसमें देखोगे तो किसका निर्माण हुआ है? ओ का निर्माण हुआ है। किसका? ओ का। तो ओ किससे मिला है? ओ किसमें है? गुण संधि में। ओ किसमें है? गुण संधि में। तो इसमें देखोगे ए प्लस में ऊ, ए प्लस में ऊ मिलकर क्या बना गया? ओ बना गए। तो ओ बना गए तो किसमें बनाते हैं? गुण संधि में। आगे बात करते हैं मुहावरा है लुटिया डुबोना, तो सारा काम बिगाड़ देना। लुटिया डुबोने मुहावरे का क्या अर्थ है? सारा काम बिगाड़ देना। दो समीप वर्णों के मेल से होने वाले, दो समीप वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। और जब दो या दो से ज्यादा शब्दों को हम मिलाकर के एक शब्द बना लेते हैं उसको हम समास कहते हैं। प्रत्यय वाक्य के अंत में जुड़ते हैं। नाक का बाल मतलब बहुत नजदीक होना, बहुत नजदीक का मतलब बहुत प्रिय होना। क्रिया के जिस रूप से विधान करने की रीति का बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से विधान करने की रीति का बोध होता है वो क्या होता है? अर्थ। वो क्या होता है? अर्थ। काल क्या होता है? जो क्रिया का क्या बता दे? समय बता दे। जो क्रिया का समय, वाच्य, किसी भी वाक्य को बोलने का ढंग क्या होता है? होता है। अर्थ क्या होता है? जो क्रिया के विधान करने की रीति को बता दे। अक्षरों या वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि, अक्षरों या वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि क्या होती है? हमारी लिपि होती है। शब्द दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। वाक्य जो दो शब्दों या दो से ज्यादा शब्दों से मिलकर बने हो। लिपि क्या होती है? अक्षरों या वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि होती है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को, धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कौन सा प्रत्यय बोला जाता है? कृत प्रत्यय। कौन सा? कृत प्रत्यय बोला जाता है। आगे कौन सा है? संबोधन कारक में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो संबोधन कारक में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। ये कौन सा होता है? प्रश्नवाचक होता है। ये कौन सा होता है? प्रश्नवाचक। ये क्या होता है? दोहरा या क्या बोलते हैं? अवतरण या उद्धरण बोल देते हैं इसको। पत्र लिखते समय अपरिचितों को संबोधित करते समय खाली स्थान का संबोधन किया जाता है। क्या हम उनको चिरंजीवी बोलते हैं? क्या उनको पूज्य बोलते हैं? नहीं, उनको क्या बोला जाता है? महोदय। अगर हम किसी को पत्र लिखते हैं तो उनको संबोधित करने के लिए किसका यूज करते हैं? महोदय का यूज करते हैं। जिस समास में समस्त पद का, जिस समास में समस्त पद का कोई भी पद प्रधान न हो, जो अपने से भिन्न किसी विशेष संज्ञा का विशेषण हो, उसे कौन सा, यानी जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, वो कौन सा होता है? बहुब्रीहि होता है। जैसे बात करें दशानन की, दशानन 10 प्लस में अनन, वैसे तो यह द्विगु समास का उदाहरण है, लेकिन दशानन क्या कर रहा है? किसके बारे में बता रहा है? रावण के बारे में। किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा है, किसी विशेष संज्ञा या क्या विशेषण की बात कर रहा है, किसी विशेष संज्ञा की बात कर रहा है, वो कौन सा होता है? बहुब्रीहि होता है। द्वंद्व की बात, द्विगु की बात करें जिसमें पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो। द्वंद्व की बात करें जिनमें क्या हो? द्वंद्व रहे। जिनमें क्या रहे? द्वंद्व। जैसे माता और पिता, जिनमें दोनों ही पद क्या रहे? प्रधान रहे। दोनों पद क्या रहे? प्रधान रहे। आगे है कौन सा? इसको क्या बोलते हैं? अर्धविराम। अर्धविराम तो ये होता है। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह इसको बोलते हैं उपविराम। इसको क्या बोलते हैं? उपविराम। ये कौन सा होता है? उपविराम बोलते हैं। उपविराम। टोपी उछालना, टोपी उछालने का मतलब क्या है?
अपमान करना। टोपी उछालने का मतलब क्या है? अपमान करना। किसी के सिर पे बाल नहीं है, किसी के सिर पे बाल नहीं है, अगर आप उसकी टोपी उतारोगे तो उसको आप क्या कर रहे हो? अपमान ही कर रहे हो। हवा लगना, हवा लगने का क्या अर्थ होता है? असर। हवा लगने का अर्थ क्या है? असर आना। हम कह देते हैं कि तुझे तो बाहर लग गई, यानी तुझे बाहर का असर आना क्या हो गया? दिखने लग गया। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान संधि वहां होती है जहां, खालिस्तान संधि वहां होती है जहां ए का किसी स्वर से मेल होने पर क्रमशः आए हो जाता है तथा ओ और औ का मेल होने पर भिन्न स्वर में अव और आव बनते हैं, जिसमें क्या हो जाए? आए आए अव और आव का निर्माण हो। ठीक, ए आई ओ और औ, इन सब में क्या जोड़ दिया जाता है? ए जोड़ दिया जाता है। इनमें ए जोड़ने पर क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं। तो ये किस में बनते हैं? ये अयादी संधि में बनते हैं। किसमें? अयादी में। अयादी देखो, ए आ दी, इसमें देखोगे अय आ रहा है, तो अय तो इसमें भी आ रहा है। अय, अय से क्या हो गया? अयादी संधि। वृद्धि, वृद्धि में क्या आता है? तो ये डबल मात्रा वाले होते हैं। तो ये डबल मात्रा वाले किस में आते हैं? वृद्धि में आते हैं। यण में, यण में य व रे से पहले क्या होगा? आधा अक्षर होगा। इसमें से पहले क्या होगा? आधा अक्षर होगा। गोदान खालिस्तान तक पुरुष मास का उदाहरण है। तो गोदान क्या होता है? गो का दान। गो का दान मतलब का विभक्ति का क्या हो गया? लोप। का विभक्ति का लोप तत्पुरुष, और का किस में आता है? संबंध में। संबंध हो जाएगा। आगे बात करते हैं, के साथ, के पास, के अंदर, के ऊपर आदि शब्द कौन से अव्यय के अंदर आते हैं? तो आदि शब्द कौन से आते हैं? ये सब संबंध बोधक का काम करते हैं। घर के पास बगीचा है, घर के पास बगीचा है, बगीचे का और घर का क्या कर रहा है? संबंध दिखा रहा है। जो संबंध दिखा रहा है तो कौन सा हो जाएगा? संबंध बोधक। समुच्चय बोधक में क्या होता है? समुच्चय बोधक में क्या होता है? जोड़ने का काम करता है। वहां घर और बगीचा है, तो और, अथवा, तथा ये सब किस में आते हैं? समुच्चय में। विस्मयादि बोधक में अरे, हाय, वे, ये सब किस में आते हैं? विस्मयादि बोधक में। आगे बात करते हैं, ध्वनि का उच्चारण है के समान होता है था इस पर दो बिंदियों के, जैसे यह, इसको हम क्या बोलते हैं? अह बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अह। जैसे मनह आया था, मनह, इसको मन नहीं बोलते, क्या बोलेंगे? मनह। लास्ट में किसकी ध्वनि आ रही है की, तो इसको क्या बोला जाता है? विसर्ग बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। खालिस्तान विशेषणों के आगे ओ जोड़ने पर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? समुदाय बोधक बनते हैं। खालिस्तान विशेषणों के आगे ओ जोड़ने पर, जैसे देखो, कर्मवाच्य कौन सा होता है? पहला कर्मवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे ऐसे चलता है। तो क्या इसमें हम ओ जोड़ सकते हैं? पहलाओ नहीं कर सकते, दूसराओ नहीं कर सकते, ये तो कोई शब्द ही नहीं बनेंगे, यानी इनमें नहीं जोड़ सकते। अपूर्णांक में, अपूर्णांक में क्या होता है? जैसे ढाई है, तो क्या इसको हम ढाइयों कर सकते हैं? ये भी नहीं हो सकता। कौन सा होगा? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब, जैसे हम लिख रहे हैं 3, जैसे हम लिख रहे हैं 4, इसमें क्या जोड़ना है? ओ प्रत्यय जोड़ना है। ओ इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा? तीनों। इसमें जोड़ेंगे चारों। तो क्या अब ये समुदाय की बात कर रहे हैं? क्या ये हम एक समूह की बात कर रहे हैं? पहले देखो क्या था? पूर्णांक बोधक। 2 3 4, 3 4 5, पहले 3 था, 4 था, पूर्णांक थे। लेकिन हमें किस में कन्वर्ट करना है? समुदाय में, एक समूह बनाना है। तो क्या जोड़ना पड़ेगा? ओ जोड़ना पड़ेगा। कैसे? तीनों। अब किसकी बात कर रहे हैं? पहले तो 3 मतलब 3 है, लेकिन अब तीनों यानी समूह की बात कर रहे हैं। समूह की बात कर रहे हैं मतलब समुदाय वाचक। तो पूर्णांक बोधक में ओ जोड़ने पर क्या हो जाएगा? समुदाय वाचक बन जाएगा। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। जो निश्चित संख्या का बोध कराए वो निश्चित, और जो अनिश्चित का बोध कराए वो अनिश्चित। इच्छा का पर्यायवाची क्या होता है? मतलब इच्छा का सेम क्या होता है? अभिलाषा होता है। वे शब्द जिनका रूप बदल जाता है वो विकारी होते हैं,
अविकारी का लिंग वचन काल आकार के आधार पर रूप नहीं बदलता। रूढ़ शब्द जो टूटते नहीं है, जो बंटते नहीं है। देशभक्ति, देशभक्ति की बात करें तो देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति का क्या हो जाएगा, देश के लिए भक्ति। तो देश के लिए भक्ति मतलब संप्रदान, संप्रदान को के लिए किस में आता है, इसमें आता है। अपादान में क्या आता है, से अलग करण में क्या आता है, से के द्वारा। तो के लिए किस में आता है, संप्रदान में। पदों के ऐसे व्यवस्थित समूह को जिसे पूर्ण अर्थ का बोध, पदों के ऐसे व्यवस्थित समूह को जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो। देखो इसमें पहले वर्ण की बात करते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। उसके बाद क्या आते हैं, उसके बाद शब्द आते हैं। तो वर्णों से मिलकर शब्द बनाते हैं, वर्णों से मिलकर शब्द। जैसे कमल, कै प्लस मैं प्लस ले, कमल हो गया। लेकिन पदों के व्यवस्थित समूह को, जो शब्द होते हैं, अगर हम उनको वाक्य में यूज कर लेते हैं तो वो पद बन जाते हैं। शब्दों को वाक्य में यूज करने पर उनको शब्द नहीं क्या बोला जाता है, पद। तो पदों का क्या बनाना है, व्यवस्थित समूह बनाना है। अगर पदों को हम जोड़ेंगे, मतलब शब्दों को जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा, वाक्य बन जाएगा। जो पहले पढ़ा ना गया हो वो अपठित, पठित जो पहले पढ़ा गया हो, अनादि जो आदि ने हो। अधः प्लस में गति, अधः प्लस में गति। तो इसमें देखोगे क्या है, विसर्ग है। विसर्ग के बाद ग क्या आ गया, स घोष आ गया। क्या आ गया, स घोष। तो किसी भी विसर्ग में स घोष के आने पर जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, ओ होता है। तो ये विसर्ग के कारण परिवर्तन आया है, तो संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड ना उसके क्या होती है, वर्ण होती है। गाय, गाय क्या करती है, रंभाती है। गाय क्या करती है, रंभाती, चिंगाड़ता है, गाय रंभाती है। जब गुणवाचक विशेषणों का विशेष्य लुप्त रहता है, जब गुणवाचक विशेषणों का विशेष्य लुप्त रहता है, तो अब उनका प्रयोग किसके समान होता है, किसके समान होता है, संज्ञाओं के समान। जैसे अच्छा व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, व्यक्ति क्या है, विशेष्य है। अगर हम इसको काट दें तो क्या बन जाएगा, अच्छा। तो क्या हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, वह अच्छा है, अच्छा। तो वह किसकी तरह काम करेगा, संज्ञा की तरह। जैसे अच्छा काम है, अच्छा काम है। तो अच्छा किसकी तरह काम कर रहा है, कर्ता की तरह। कर्ता कौन हो सकते हैं, संज्ञा हो सकते हैं, सर्वनाम। क्या सर्वनाम की तरह काम करेगा, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं वो होते हैं विशेषण। जब इनका विशेषण लुप्त हो जाएगा तो विशेषण नहीं रहेंगे, क्या बन जाएंगे, संज्ञा बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, संज्ञा। भाव प्लस में अर्थ, भाव प्लस में अर्थ क्या बन गया, भावार्थ बन गया। भाव प्लस में अर्थ क्या बन गया, भावार्थ। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। इसमें देखोगे भाव प्लस में अर्थ, ए प्लस में ए। इसमें देखोगे ए है, वह प्लस में ए, प्लस में ए। तो ये ए और ए मिलकर क्या बना गए, बड़ा आ बना गए। तो ऐसा कौन सी संधि में होता है, दीर्घ संधि में होता है। दशा शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगी, हालत हो जाएगा। दशा का क्या हो जाएगा, हालत। जिसकी था का पता न हो, यानी जिसकी गहराई का पता न हो। तो जिसकी था का पता न हो वो अथा हो जाएगा। ग्रीष्म, ग्रीष्म एक तत्सम शब्द है, उसका तद्भव शब्द क्या होगा। ग्रीष्म मतलब एक संस्कृत का शब्द है, उसका तद्भव हिंदी में कैसे यूज करते हैं, तो गर्मी की तरह यूज करते हैं। सर्दी, सर्दी का क्या हो जाएगा, तत्सम शीत हो जाएगा। विशेष्य के साथ, विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग खालिस्तान प्रकार से, कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। देखो एक तो हम विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। एक तो हम उससे पहले यूज कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं उद्देश्य विशेषण। एक विशेष्य के बाद में यूज कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विधेय विशेषण। तो विशेषण को उद्देश्य और विधेय दो प्रकार से यूज कर सकते हैं, एक पहले आ जाएगा, एक बाद में आ जाएगा। क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं।
एक स्थान बताता है, एक काल बताता है, एक रीति बताता है, और एक स्थान आ गया, काल आ गया, रीति आ गया, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और स्थानवाचक जो स्थान बताएगा, जो कहाँ का उत्तर देगा, कालवाचक जो काल बताएगा, जो कब का उत्तर देगा, रीतिवाचक जो कैसे का उत्तर देता है, एक और होता है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वो प्लुत स्वर होता है। जिनमें क्या होता है? दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगे वो प्लुत होता है। हर्षों में सबसे कम लगता है, दीर्घ में हर्षों से ज्यादा लगता है, और सबसे ज्यादा किसमें लगता है? प्लुत में लगता है। हिंदी वर्णमाला के अनुसार कुल कितने स्वर है? कितने स्वर है? 11 स्वर है। अगर देवनागरी लिपि के अनुसार, एक क्वेश्चन पूछा गया था, देवनागरी लिपि के अनुसार अगर हम अयोगवाह को शामिल कर ले, अयोगवाह 2 होते हैं, अंग और अह, तो उनको शामिल कर ले तो कितने कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। लेकिन सीधा क्वेश्चन पूछे हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने हैं, तो कितने हैं? 11। निम्नलिखित शब्द का सही अर्थ क्या है? निम्नलिखित का क्या होता है? नीचे लिखा गया, ऊपर लिखा गया क्या होता है? उपयुक्त होता है। नीचे लिखा गया निम्नलिखित होता है। तो आज हम प्रीवियस ईयर के इस सेशन को हम क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।